गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो है वो हमें क्वेश्चंस करने हैं फिर उसी टॉपिक पे। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और उसके बीच में रिलेशनशिप। तो इसके बीच में रिलेशनशिप अपन निकाल चुके हैं, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर और कांस्टेंट के लिए V इक्वल टू ई डी। तो इसी पे बेस्ड अब क्वेश्चंस करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ ही लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस चालू करें अपन। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूँ क्या यूज़ कर रहे हैं अपन। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है V इक्वल टू ई डी। यही फॉर्मूला है ना हमारे पास, V इज इक्वल टू ई डी। तो यहां लिख देता हूं मैं फॉर्मूला। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल टू ई डी। यहां पे V वोल्टेज है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसका मतलब dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर। ये दोनों वेक्टर्स हैं लेकिन ये वाला वेक्टर नहीं है। पोटेंशियल जो है वो क्या है, वो वेक्टर नहीं है, ठीक है। वेक्टर्स कौन है, ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी अच्छा है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो लिमिट्स जो है वो a से b रहेगी। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को अगर आगे बढ़ाएं हैं तो इस फॉर्मूले का एक दूसरा रूप है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई एंड इट इज वेक्टर डी आर ए बी। इसका मतलब इट इज वेक्टर बी, पोजीशन ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ए, अगर पॉइंट बी और ए दे रखें तो, ठीक है। अगर पॉइंट्स आर ए एंड बी तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आज यूज करेंगे अपन, ठीक है। आर ए और आर बी है, ये वी बी नहीं, आर बी है, आर बी, ठीक है। इसको फिर से लिख देता हूं मैं, आर ए। और ये जो फॉर्मूला है ये वाला तब लगाना है जब आपको ए बी पॉइंट्स के रूप में दे दे, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये फॉर्मूला लगेगा जहां पे डी की जगह तुम एल भी यूज कर सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूले आप नोट कर लें, सबसे पहले फटाफट नोट करें। उसके बाद जो है उस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं आज, ठीक है। तो ये आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल नोट करते हैं। क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कैसे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। तो ये एक एरो, 2 3 4 5, ठीक है। 5 एरोज बना दी। अब 5 एरोज जो है वो दिखा रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसने ऐसा बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है वो 20 न्यूटन पर कूलम का है और लिखा है कि यूनिफॉर्म, ठीक। फिर इसने कुछ पॉइंट्स दे दिए यहाँ पे। जैसे पहला जो पॉइंट दिया वो है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है। उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। और फिर उसके ऊपर अगर अपन चलें यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ से इधर चलने पर एक पॉइंट मिलता है सी, जो कि फर्दर 2 सेंटीमीटर चलने पर मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके और ऊपर चलें तो एक पॉइंट मिलता है डी यहाँ पे, और उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड, पहला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछा है वी बी माइनस वी सी। फिर पूछा है वी सी माइनस वी ए। फिर पूछा है वी डी माइनस वी सी। और फिर 5वें नंबर पे पूछा है वी ए माइनस वी डी, और या इस तरीके का कुछ भी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तुम क्या करना, सॉल्व करने के पहले ये देखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता। अब उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है वो ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
potential decreases in the direction of electric field, potential decreases. अब जब मैं इतनी ही बात बोल रहा हूं और कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो क्या तुम ये 5 आंसर्स के साइन बता पाओगे मुझे कि किस में प्लस आएगा किस में माइनस आएगा? तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ए, ये सबसे पीछे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सबसे पीछे होता है, सबसे पीछे जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा, सबसे पीछे सबसे ज्यादा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो P से पीछे और P से पोटेंशियल, तो पीछे वाले का पोटेंशियल ज्यादा होता है, याद रख लेना, पीछे पोटेंशियल ज्यादा, यानी A का ज्यादा है और B का कम है, तो A में से B घटाओगे तो ये प्लस में आएगा। मैं सिर्फ साइन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, हम बाद में तो सॉल्व कर ही लेंगे उसको, लेकिन साइन पता पड़ जाए पहले सारे के, ठीक है। फिर VB माइनस VC, बी वाला पीछे, B वाला पीछे, वो C वाला आगे है, तो इस केस में भी पॉजिटिव ही आएगा। फिर VC माइनस VA, तो VC यानी कम में से तुम ज्यादा घटा रहे हो, VC माइनस VA, तो तुम इधर से ये कम पोटेंशियल वाले में से ज्यादा पोटेंशियल वाला घटा रहे हो, तो ये माइनस में आएगा। VD माइनस VC, अब ये तो दोनों के दोनों एक ही हाइट पे हैं, यानी यू में सेम डिस्टेंस पे, ऐसे में सेम डिस्टेंस पे, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है। अरे आगे पीछे होते, आगे होता या पीछे होता तो ठीक था, ये तो एक ही लाइन में दौड़ रहे हैं ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कौन रेस जीत रहा है तो दोनों एक ही लाइन में ही है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस का है, इनके बीच में डिफरेंस ही नहीं है, तो डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अब VA माइनस VD, तो A का ज्यादा है D का कम है पोटेंशियल, ठीक है, जो पीछे रहता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, आगे वाले का पोटेंशियल कम होता है, इसलिए वाले केस में क्या हो जाएगा, VA माइनस VD विल बी पॉजिटिव, पीछे वाले का पोटेंशियल ज्यादा, ठीक। तो पॉजिटिव निगेटिव पता पड़ गया। अब उसके बाद क्या है कि सिंपल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना तो ज्यादा इंटीग्रेशन के चक्कर में ना पड़ते हुए वेद फॉर्मूला लगा दिया करो, V इज इक्वल टू ED, ठीक है, ये एक इजी फॉर्मूला। नहीं तो क्या होगा कि तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहां पे। अब चूंकि अपन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का चिन्ह तो निकाल ही पा रहे हैं ना अपने आप ही, तो यदि अपन पोटेंशियल का चिन्ह निकाल पा रहे हैं प्लस माइनस, तो हमें सीधे V इक्वल टू ED लगा देना चाहिए, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो हमको ये इंटीग्रेशन या फिर ये वेक्टर वाला कर सकते हैं, लेकिन समय लेता है, जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ लगाएंगे ये वाला। अभी यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधे सीधे चिन्ह आ गए हमारे पास, डायरेक्शन आ गए, तो V इक्वल टू ED लगाते जाते हैं। तो देखो पहला वाला कौन सा है, VA माइनस VB, VA माइनस VB, ठीक है, तो VA माइनस VB निकालो, बताओ। तो VA और B में कितने का अंतर है, 2 सेंटीमीटर का अंतर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का अंतर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का है, 20 का, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का है, 20 का, तो V इज इक्वल टू ED लगा दो। तो V इज इक्वल टू E डॉट D, तो V इज इक्वल टू E इज 20 एंड D इज 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में ले जाऊं तो इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 और करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल आ जाएगा 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 वोल्ट्स, ठीक है। अब प्लस माइनस सहित लिखना, तो पूरा आंसर क्या लिखोगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू प्लस में 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 वोल्ट्स, ये पूरा आंसर हुआ इसका, ठीक। तो ये हो गया आंसर 1। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला में V इक्वल टू ED लगा रहा हूं ना, ये साइन नहीं बताता, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है विदाउट साइन है, ये साइन नहीं बताता, ये साइन नहीं बताता, लॉजिकली लगाना पड़ता है। जबकि इसके ऊपर वाला जो फॉर्मूला ये वाला, ये साइन भी बता देगा, इसमें आंसर विथ साइन आता है, ठीक है, आंसर विथ साइन आता है, इसमें आंसर विदाउट साइन आता है, तो साइन लॉजिक से लगाना पड़ता है, ठीक है, साइन लॉजिक से लगाते हैं, या फिर वैल्यू ले लेते हैं तो कोई झंझट ही नहीं है, और इसमें साइन आ ही जाता है साथ में, ठीक। चलिए अब आगे बढ़े, दूसरा उसने पूछा है,
ये तो फर्स्ट हो गया तुम्हारा। दूसरा यहाँ कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे इसने हमसे पूछा है कि ये बताएं कि व्हाट इज वीबी माइनस वीसी। वीबी माइनस वीसी, तो वी इज इक्वल टू ई डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डी का मल्टीप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का, 20 का, और डी कितने का, बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितने का, वही 2 का ही है। तो इट इज अगेन 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो इससे वी बी माइनस वी सी क्या मिलेगा, वी बी माइनस मिलेगा 40 इंटू 10 की पावर -2, और चिन्ह लगा देना बाद में लास्ट में। तो ये प्लस का है तो प्लस ही, अरे चिन्ह प्लस का है ना, ठीक है। यहाँ प्लस लिखा था तो यहाँ पे भी चिन्ह प्लस का लगा दिया ना मैंने। यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। चलिए अब उसके बाद थर्ड नंबर पे देखें। थर्ड नंबर पे उसको क्या चाहिए, वी सी माइनस वी ए, ठीक है। वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू ई डी लगा दो पहले वैल्यू वाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका 20 का है, और डिस्टेंस कितने का है सी और ए के बीच में। तो सी और ए के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये 2 इसका और 2 इसका। तो इट इज 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसका मतलब ये आ जाएगा 80 इंटू 10 टू दी पावर -2 वोल्ट्स। अब प्लस की माइनस, तो वी सी माइनस वी ए निगेटिव आएगा, इसलिए इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा -80 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन वोल्ट्स। अब तुम बोलोगे माइनस कहाँ से आ गया, तो ये माइनस मैंने यहाँ से ले लिया लॉजिकली। ये जो वी सी माइनस वी ए का माइनस था ना, यही वी सी माइनस वी ए के माइनस में यहाँ लगा दिया, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये हो गया थर्ड हमारा। फोर्थ तो हो ही गया ना, वी डी माइनस वी सी। अब लास्ट बचा फिफ्थ। तो फिफ्थ देख लें, वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी डी। ये ए है वो डी है, तो अल्टीमेटली यूं में अंतर देखना, यूं में तो ये 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की ही दूरी है वी ए और वी डी में। आ रही बात समझ में। अरे डी ये, ए ये, तो अंतर तो यूं में देखोगे ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंतर देखा जाएगा तो वो 4 सेंटीमीटर का ही आ रहा है। तो दिस डिस्टेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो अपना 4 सेंटीमीटर आ रहा, तो 20 तो लिखेंगे ही, 4 भी लिख देंगे इंटू सेंटीमीटर का -2। इसका मतलब 80 इंटू 10 टू दी पावर -2 हुआ। अब प्लस का कि माइनस का, तो यहाँ पे जो लिखा है वैसा, यहाँ पे प्लस का लिखा है तो ये प्लस का, ठीक है। तो ये वाला जो है वो चौथे वाले का आंसर हो गया, ये वाला तीसरे का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए लिख लें फटाफट। यहां से लिखना है, पॉज दबाएं, लिख लें। नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, लिख लें, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, लिख लें। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, हद के आदि तुम देखते आना, लिखते भी जाना साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड वही यूनिफॉर्म है, तो पहले बना दें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं पहले। 1 2 3 4 5 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं, मैंने 5 खींच दी। इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे, उसका नाम है बी, जो कि है 5,3, और एक पॉइंट यहाँ पे है ए, जो कि है 0,2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है उसने 5 न्यूटन पर कूलम। फाइंड क्या, वी बी माइनस वी है, ठीक है। ये बी है और ये ए है, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट भी जरूर बता नहीं है कि ये सी के ऊपर है कि नहीं, कहीं पे भी हो सकता। अब ऐसे केस में देखो,
दो तरीके, पहली चीज उसने वी बी माइनस वी ए पूछा है ना, तो पहले तो अपना एक लॉजिक लगाना कि प्लस आएगा कि माइनस, ये पहले लॉजिक लगा लो। तो जो पीछे होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा, पी से पीछे, पी से पोटेंशियल, जो पीछे होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, पीछे वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, इसका पोटेंशियल ज्यादा इस वाले का कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो हम क्या बोलेंगे 5,3, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे लगा हुआ दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे हो तो ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आगे है, तो उसने पूछा है वी बी माइनस वी ए, तो जो आगे होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, तो इसका पोटेंशियल कम है और पीछे वाले का पोटेंशियल ज्यादा, इसलिए आंसर निगेटिव आएगा। तो उसने पूछा कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा, तो आंसर निगेटिव आएगा। ये पहले ही सोच के रख लेना क्योंकि 4 ऑप्शन में से 2 + 2 माइनस होंगे। चलिए अब मैं वेक्टर मेथड से कर रहा हूं, वेक्टर मेथड से, और उस केस में अपने आप ही साइन आएगा, साइन अपने आप आता है। कौन से केस में, वेक्टर में। अब वेक्टर वाला कौन सा था, वो वेद वाला फॉर्मूला नहीं था, उसके बाद जो बताया था वो था वेक्टर वाला मेथड, ये वाला। अब ये वाला जो मेथड है इसमें वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर बी माइनस आर ए है, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, डी वी का वी बी माइनस वी ए, ई डॉट आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए is equal to minus E dot position vector of B minus position vector of A, where RB क्या है, RB is position vector of B and RA is position vector of A। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ये दिखे ही है ना, तो इसी को तो बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 5i + 3j, ये पोजीशन वेक्टर है। और इसको क्या बोलोगे, 0i + 2j, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब डाल दो इसमें vb माइनस va इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वेक्टर में। अब वो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन का, पर है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 5 न्यूटन का है, तो 5i कैप होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को हम i कैप बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट आरबी, दिस इज आरबी, दिस इज आर ए, ये पोजीशन वेक्टर ए का है और ये पोजीशन वेक्टर बी का है। तो आरबी माइनस आर ए कितना हो जाएगा, 5i + 3j, ये तो मैंने लिखा आरबी की जगह, माइनस करके आर ए लिखा 0i + 2j। इसका मतलब ये हो गया -5i डॉट 5i माइनस 0i इज 5i, 3j माइनस 2j इज 2j। आई बात समझ में, आई में आई का मल्टीप्लाई होगा, जे में जे का नहीं होगा क्योंकि जे है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आई में आई का होगा, तो 5 × 5 हो गया 25, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इट इज -25 वोल्ट्स। क्या अपन ने जो आंसर सोचा था कि माइनस में आएगा, हमने ऐसा सोचा था, तो क्या आंसर माइनस में ही आया, बोले हाँ आया। क्यों, क्योंकि वेक्टर मेथड में साइन अपने आप आता, और स्केलर मेथड क्या है, v = ed लगा दो और साइन लॉजिकली लगा लो, दो तरीके हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ v = ed लगाने में दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि बेसिकली तुम देखते कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेना था, तो ये 3i था और ये 2i था, तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, ये सॉरी 3i नहीं है, 5i था, ये 0i था, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 5i माइनस 0i इज 5i। तो 5 इंटू ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 5 का है, तो 5 × 5 25, तो 25 ही आंसर आना था और माइनस में आना था। लेकिन फिर भी वेक्टर मेथड कैसे यूज होगा ये मैंने करके बता दिया, ये फॉर्मूला इसका और ये इसका आंसर। ठीक, चलिए अब वेक्टर मेथड से कर ले वाला क्वेश्चन। लिख लें भाई, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। अब नीचे ले रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे,
दूसरे क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर बार ऐसा थोड़ी आएगा जैसा इसमें दिया हुआ भाई। हर बार वो एक्स एक्सिस की तरफ आए ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यूं करके ऐसा है। अगली क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे ही दे दिया, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चला जाए और पॉइंट यू में दिए हुए हों, पॉइंट यू में हो जैसे अभी दे रखे हैं ए बी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में हो, तो फिर उस केस में कैसे सॉल्व करोगे? तो ऐसा एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। तो लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब ए एंड बी बनाने के पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? कुछ लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो लाइनें टेढ़ी हैं इस बार, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और कितने कूलाम का है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा उसने 10 न्यूटन पर कूलाम का। अब कहीं ना कहीं तो एक्सिस होगी। मान लो कि ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये मान ले कि वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एंगल बना रहा होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो मान ले कि उसने दे रखा है कि एंगल है 37 डिग्री, वैल्यू दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा दे दिया। अब पॉइंट ले लो कोई से दो। तो सपोज दो पॉइंट्स में एक तो ओरिजिन ही ले लिया उसने 0,0, दिस इज ए पॉइंट, और एक पॉइंट कहीं यहाँ कहीं ले लो, ये सपोज 2,3 है, ये 2,3 इट इज पॉइंट बी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या करना? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो अब देख लें आप, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो ए यहाँ पे है, दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भाई, कर सकते हो तो करो, पॉज दबाओ। अब देखो ये वेक्टर मेथड से करना, ठीक है। वेक्टर मेथड क्या है एक बार फिर से बता दो। फॉर्मूला याद रखें उसका, वी बी माइनस वी ए होता इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, ब्रैकेट में यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पे आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ये फॉर्मूला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर सारी बातें लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्मेट में ही आना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे 10 लिख दो, क्योंकि 10 थोड़ी हो, तो टेढ़े में 10 से 10 आई कैप लिखा था ना पिछली बार अपन ने भाई। पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलाम था तो अपन ने लिखा था ना 5 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में था। लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस में नहीं है, कुछ हिस्सा उसका एक्स में कुछ वाई में, तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 10 न्यूटन पर कूलाम जो वेक्टर है, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट इसका आएगा इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आएगा 10 cos 37। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। एक कंपोनेंट उसका इस दिशा में आएगा, तो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। इट इज 10 sin 37। अब sin 37 की वैल्यू क्या होती है? 3/5 होती है। तो ये आ गया 6, और ये होता है 4/5, तो ये आ गया 8। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट उसका क्या है? 8 है, और वाई कंपोनेंट उसका क्या है? 6 है। तो क्या अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या अपन लिख सकते हैं? 8 एक्स डायरेक्शन में और 6 वाई डायरेक्शन में। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया भाई, हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उठा के हम यहाँ पुट करेंगे वेक्टर फॉर्मेट में। अब बचा आर बी आर है, तो आर बी इज इक्वल टू, ये है आर बी, दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और आर ए है तो इट इज 0i प्लस 0j, क्योंकि तो ओरिजिन ही है। अब ये जितनी भी सारी चीजें आई हैं इसको उठा के यहाँ रख दो, तो इससे तुमको वी बी माइनस वी ए मिलेगा। वी बी माइनस वी ए इज माइनस ऑफ 8i प्लस 6j वेक्टर में, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट, आर बी इज 2i प्लस 3j माइनस 0i प्लस 0j। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस का, अब ये तो है ही नहीं पीछे, ऐसा मान लो ये है ही नहीं,
इतना इतना है, इतना इतना है, तो आई में आई का मल्टीप्लाई होगा और जे में जे का होगा, तो माइनस लगे रहने दो। आई में आई का मल्टीप्लाई करो 16 आया, और जे में जे का करा तो 6 3 18 आया। 16 प्लस 18, 16 प्लस 18 माइनस का 34 वोल्ट्स, माइनस का 34 वोल्ट्स ही इसका आंसर है, और प्लस माइनस अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, ये साइन सहित आता है वेक्टर में। इस वाले क्वेश्चन को इस कलर से कर भी नहीं पाते अपन, क्योंकि एंगल 37 डिग्री पे। ठीक है, वैसे एक तरीके से बताऊं, आसान तरीका, नहीं आ सकता, शॉर्टकट नहीं निकल सकता, क्योंकि ये टेढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट्स लेते हैं तो आसानी से लेते हैं। चलो लिख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट कर लें। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूं। पॉज दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूं। चलिए पॉज दबाएं, नोट कर लें। चलिए उसके आगे लिखें, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन है, इफ द पोटेंशियल ऑफ ए सरफेस रियल और इमेजिनरी इज सेम थ्रू आउट देन सच सर्फेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही दिख रहा है उसके कि अगर वो बोल रहा है कि पोटेंशियल, ठीक है, उस सरफेस का सब दूर एक जैसा हो, तो उसको क्या कहलाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे। अब जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा, ठीक है, जरा सा पॉइंट, उसके आसपास पूरे गोले में हर तरफ एक पर्टिकुलर गोले में सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बार। क्यू बार तो जो जो रेडियस आर है उस गोले में, जैसे ये गोला है, इस पूरे गोले में इसके बॉल के बिल्कुल सेंटर पे यदि मैं एक चार्ज रख दूं, तो ये जो सरफेस है ये पूरी की पूरी, भले ये लाल हो या नीली हो, ये पूरी की पूरी सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। ठीक है, और इसके बाद एक और इससे बड़ी बॉल इसके ऊपर लगा दें, वो पूरी इक्विपोटेंशियल होगी। फिर उसके ऊपर एक और बड़ा स्फीयर, वो सारी इक्विपोटेंशियल होगी। उसका पोटेंशियल इससे अलग होगा, लेकिन उसके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा उस पर्टिकुलर बॉल पे। जैसे इस बॉल पे, इस पे हर जगह पे सेम। अब इसके अंदर एक छोटी बॉल डाल दें तो छोटी बॉल का पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होगा, वो सरफेस इक्विपोटेंशियल होगी, पर इसके जैसा पोटेंशियल नहीं होगा। उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है 10 वोल्ट की हो, यानी हर पॉइंट 10 वोल्ट पे हो। इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस 20 वोल्ट की है, किसी की इक्विपोटेंशियल सरफेस 30 वोल्ट की हो सकती है। ठीक है, तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता क्या है, ठीक है, तो ये सरफेस रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि तुमने सिर्फ पॉइंट रख दिया और कुछ बात ही नहीं करी, उसके आसपास स्फीयर है ही नहीं, तो भी एक सरफेस स्फेरिकल होगी ना, कुछ इमेजिनरी, जो कि जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। और अगर तुमने ये रख दिया होता तो इसके ऊपर पोटेंशियल सेम आ जाता। ठीक है, तो यदि इस पूरे स्फीयर को हमने सिर से घिस लिया या किसी तरीके से इस पे पोटेंशियल सेम कर दिया, तो ये इक्विपोटेंशियल रियल हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी मतलब हमने सिर्फ सोच लिया कि यहां से यहां तक की इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, तो रियल इमेजिनरी कोई सी भी हो सकती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें, तो प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है, पहली, व्हेन ए चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, चार्ज को यदि अपन शिफ्ट करते हैं वन पॉइंट से अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन द वर्क डन इज 0 अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लो कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पहले तो मैं तुमको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना दूं कुछ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं। पहला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, तो अभी मैंने बताया स्फेरिकल बनेगी। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, तो स्फेरिकल। कैसे स्फेरिकल, तो जैसे मान लो तुमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दिया, ये पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट चार्ज है ये जैसे रखोगे इसके आसपास एक स्फीयर बन जाएगा, स्फीयर। ठीक है, और ये स्फीयर जो बनेगा, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा यहाँ पे, ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ, और ये पूरी की पूरी सरफेस इक्विपोटेंशियल है।
और ये स्फीयर है, गोला है, ये 2D है नहीं है, 3D है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि एक और बड़ा गोला ले लें अपन इसके ऊपर, तो ये इक्विपोटेंशियल है। उसके ऊपर अगर अपन एक और बड़ा गोला ले लें तो ये इक्विपोटेंशियल है। हो सकता है कि ये Q बाय आर होता है ना, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q बाय आर। इसका मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा उतना हाई पोटेंशियल होगा। तो ये वाली मान लो 100 वोल्ट पे है, तो हो सकता है अगली वाली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आए, ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है कि ये 90 वोल्ट पे ही हो, ठीक है। ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो, 90 वोल्ट्स पे हो। उसके बाद वाली एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकती है ये वाली, तो हो सकता है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही हो ये वाली 80 वोल्ट्स पे हो। लेकिन इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल 80 रहेगा, कहीं से भी घूम लो, यूं या यूं, यूं मतलब स्फीयर है ना, वो तो गोला है, स्फीयर है, तो स्फीयर में कहीं भी घूम लो। लेकिन अगर तुम उसके अंदर घुसे एक पॉइंट, ठीक है, अंदर की तरफ एंट्री करी तुमने, तो एक अगली सरफेस आ जाएगी। जैसे मेलोडीज चॉकलेट होती है ना, वो अंदर से कुछ और, उसके ऊपर एक और कवर, उसके ऊपर एक और कवर, ऐसे कवर पे कवर चढ़ा हुआ है। पृथ्वी की सतह है एक तरीके से देखा जाए तो, पृथ्वी के अंदर एक है ना, अंदर जो है वो क्या भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है ऐसी। तो इस तरीके से एक सरफेस का सेम पोटेंशियल, दूसरी का सेम पोटेंशियल, फिर उसके अंदर वाली का सेम पोटेंशियल। तो ये तो पॉइंट के कारण बनेगी। और पॉइंट के कारण अगर किसी ने बोला कैसी बनेगी, तो हम बोलेंगे स्फीयर, कोसेंट्रिक स्फीयर, एक के अंदर एक, कोसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है, एक के अंदर एक स्फीयर। एक के अंदर एक गोला, ठीक। चलिए अब दूसरा बोले, ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के कारण कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा, ऐसा जैसे ये लाइन चार्ज है अंदर दिख रहा है, ये लाइन चार्ज है अंदर, तो इसके ऊपर ये सिलेंडर बन गया यूं, तो ये सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा, ठीक है। तो लाइन चार्ज तुम कैसे बनाओगे, तो लाइन चार्ज तुमने बनाया है ऐसा, ठीक है, ये लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज है, ये चार्ज रख दिया मैंने। अब इसके आगे जो सरफेस बनेगी वो सिलेंड्रिकल बनेगी। सिलेंड्रिकल मतलब कैसी, ये यूं, और उसके बाद जो है वो सिलेंडर शेप में, इस तरह की सरफेस बनेगी, ठीक है। और ये पूरी की पूरी इक्विपोटेंशियल है, इसमें ऐसा समझना है कि पूरी ही इक्विपोटेंशियल है यहां से यहां तक, ये ऐसे गोल है, ठीक है। ये पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस इक्विपोटेंशियल है। और इसके बाद यदि मैं एक और बना दूं, इसके बाद मैंने बोला कि एक और सरफेस है, तो वो सिलेंडर में सिलेंडर है, तो वो भी इक्विपोटेंशियल होगी, ठीक। वो क्या है, सिलेंडर में सिलेंडर है, वो भी इक्विपोटेंशियल होगी, लेकिन दोनों के पोटेंशियल अलग अलग होंगे। जैसे ये सरफेस दूसरी बना दी मैंने, अब ये जो दूसरी सरफेस बना दी ये भी इक्विपोटेंशियल है, ठीक है। अब ये सरफेस जैसे यहाँ से लेनी चालू करी मैंने, तो ये पूरी सरफेस यहाँ से यहाँ तक ये भी इक्विपोटेंशियल है, ठीक। यारी बात समझ में। तो हो सकता है कि इसका पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट्स हो, पूरे का, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे कहीं पे भी से ले लो। लेकिन जैसे ही इसके अंदर गए तो एक अंदर नया सिलेंडर निकला, और उस सिलेंडर का हो सकता है पोटेंशियल 10 वोल्ट्स ही हो। तो ये पूरी की पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कोसेंट्रिक सिलेंडर बनेंगे। किसके कारण, ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के कारण क्या बनेंगे, कोसेंट्रिक सिलेंडर्स, दे आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। और देखें, अगर शीट चार्ज है, शीट चार्ज, इसका मतलब क्या किया कि पूरी की पूरी एक शीट ली और उसको ही चार्ज कर दिया। तो पूरी की पूरी शीट को कैसे चार्ज करते हैं, तो ये जैसे शीट ली ऐसी प्लास्टिक की या किसी की भी, इसको पूरे को चार्ज कर दिया। जब इसको तुम पूरे को चार्ज कर दोगे तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इसका जो क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, वो शीट जैसी ही होगी, पैरेलल प्लेन्स होंगे इसके, ठीक है। तो शीट जैसी कैसी होगी, वो ऐसी ही होगी। अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स रखा हो तो भी इस तरह की सरफेसेस बनती हैं।
तो ये वाली जो है ये शीट चार्जेस के कारण है, पैरेलल हैं सब एक दूसरे के, ठीक है। तो पैरेलल इस तरीके की बन जाएगी। क्लियर हुई बात। तो ये पूरी की पूरी शीट पे सेम पोटेंशियल है, ग्रे शीट पे एक ही जैसा पोटेंशियल है, येलो पे भी अलग पोटेंशियल है, पर पूरी पे एक जैसा। यानी जैसे इस पे एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया तो दोनों पे पोटेंशियल सेम है, वी ए इज इक्वल टू वी बी है। ऐसे कि ऐसे यहाँ सी ले लिया और यहाँ कहीं पर डी ले लिया तो वी सी इज इक्वल टू वी डी है, लेकिन ये इसके आपस में बराबर है ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। आई बात समझ में। इसका और इसका पोटेंशियल अलग है, इसका मतलब वी ए इज नॉट इक्वल टू वी सी। ऐसे कैसे तीसरी वाली शीट है मान लो ये, तो ये पूरे की पोटेंशियल सेम है, पूरे नीले कलर पे सेम पोटेंशियल है, लेकिन नीले कलर का जो पोटेंशियल है वो ग्रे कलर का नहीं है और ग्रे का जो है वो येलो का नहीं है, इनका पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दो पॉइंट दे दो, ई दे दो और एक एफ दे दो, तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एफ। ये कब होगा, शीट चार्ज के कारण। तो इसके कारण क्या होता है, पैरेलल शीट्स बन जाती हैं, शीट्स, ठीक है। तो ये जो पैरेलल शीट्स होंगी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। क्लियर हुई है तीनों। अभी बाद में नोट कर लेना, पहले पूरा समझ लें पहला क्या बोल रहा है वो। तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी है नीचे। व्हेन ए चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, when a charge is shifted from one point to another on a equipotential surface, then work done against the electrostatic force is zero। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे इनमें से कोई सी भी ले लो, ये शीट ही ले लो, तो मैंने यहाँ एक डेल्टा क्यू रखा और यहाँ से मैं लेके चला गया ए से लेके उसको बी तक घुमाते घुमाते, तो उस केस में वर्क डन जीरो आएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वी तक माइनस वी से। अब W इज इक्वल टू जिस चार्ज को ले गया वो डेल्टा क्यू था, कहाँ तक ले गया ए तक, तो ए का जो पोटेंशियल है वही तो बी का पोटेंशियल है। मान लो इसका 10 वोल्ट पोटेंशियल है ए का, तो बी का भी तो 10 ही है, तो यहाँ पे भी 10 रखोगे और यहाँ पे भी 10 रखोगे, क्योंकि तुम 10 से 10 वोल्ट पे ही लगा। जब दोनों ही वोल्टेज सेम हो गए तो जीरो हो गया ना, तो वर्क डन हमेशा ही जीरो होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को घुमा लो, जैसे यहाँ एक चार्ज रखा है, इसको यूं यूं करके घुमा लाओ, इसी सरफेस पे घुमाना, लेकिन बाहर वाली पे, अंदर मत ले जाना। तो बाहर वाली सरफेस पे कहीं भी ले जाओगे वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल ही सेम है, तो वर्क डन जीरो होगा ही। पहला वाला समझ में आ गया, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखें, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करती, कि अपन ने जितनी बनाई क्या कोई इंटरसेक्ट कर रही है, क्या ये वाली सरफेस इस वाली से इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही होती तो एक पॉइंट पे दोनों सरफेस का पोटेंशियल फिर क्या बताते, 20 बताते कि 30 बताते कि 90 बताते कि 100 बताते। अब यहाँ पे पूरे का 90 है, पूरे का 100 है, वो अपन बता सकते हैं, लेकिन ये इंटरसेक्ट कर गई होती, एक यूं जाती और दूसरी यूं आती, तो फिर इस पर्टिकुलर जगह पे क्या पोटेंशियल होता बता ही नहीं पाते, इसलिए कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। कोसेंट्रिक होती हैं, ठीक है, एक के पीछे एक हो सकती है, ये वाली भी कहाँ इंटरसेक्ट करी और ये भी कोई प्लेन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब तीनों सरफेस, चारों सरफेस जितनी भी बना लोगे, अगर वो इक्वी पोटेंशियल होगी तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट। नेक्स्ट देखें, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन से परपेंडिकुलर होती हैं। अब देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का तुमसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का ऐसा रेडियली आउटवर्ड्स होता है, रेडियली आउटवर्ड्स, है ना, सब दूर से बाहर निकला होता है 3 डायमेंशन में बॉल जैसा, ठीक है। तो इस तरीके का यदि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो यूं बनेगा ऐसा। अब ये बताएं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सब दूर। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस चार्ज के कारण, तो वो तो इससे 90 पे आ रही है ना, क्योंकि इस पर तो टेंजेंट डालोगे ना तुम यहाँ पे, और यहाँ भी टेंजेंट डालोगे तो ये भी 90 पे आएगी। इसका मतलब हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ इसके नीचे यदि कोई पूछे कि लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है, तो लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही दिखता है जैसे छोटे बच्चों की बोतल साफ करने का ब्रश, मिल्क बॉटल रहती है ना, उसको साफ करने का ब्रश जिसमें ब्रिसल्स निकले रहते हैं। तो इसका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन बनाने चाहेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ निकलेगा बाहर ऐसे, इधर से भी, और ये सिर्फ दो तरफ से नहीं है, ये पूरा का पूरा सर्कल में है, ठीक है,
पूरे के पूरे सर्कल में निकला हुआ है। टॉप से देखोगे ना तो तुम्हें दिख पाएगा, इसकी टॉप से अगर देखोगे यहाँ से तो तुम्हें पता पड़ेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है। आई बात समझ में? ये जो बॉटल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ठीक। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रेडियली आउटवर्ड्स बोलते हैं इसको, बाहर की तरफ निकला हुआ सर्कल में, तो रेडियली आउटवर्ड्स है। तो मैंने यहाँ पे जब बनाया तो ये जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ तो ये इस तरीके से बनाऊंगा, 2 डायमेंशन में तो ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे देखो कि ये 90 डिग्री पे आ रहा है ना सरफेस से, हर सरफेस से 90 डिग्री पे आएगा ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है तो हम बोल देंगे 90 डिग्री पर लाइनें खींच दो। इसका मतलब इसको चीरते हुए निकल जाओ, सीधी बात है। इसको यहाँ से यूँ निकालो और यहाँ से इसको चीरते हुए निकल जाओ, फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ से चीरते हुए यहाँ निकल जाओगे, फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ से चीरते हुए यहाँ निकल जाओगे। कहाँ पहुँच गए भाई? हाँ, तो यहाँ सीधी लाइन, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 90 डिग्री पे आ गया ना। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो कहाँ लिखा है अपन ने? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। और ये वाली बात रिपीट हो गई यहाँ पे, तो इसको काट देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये रिपीट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब उसके आगे देखें, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ये भी अपने को समझ में आ गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड एंड हेंस देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता। अब पाथ पे डिपेंड इसलिए नहीं करता कि कहीं भी ले जाओ वर्क डन तो जीरो है, तो हमेशा ही जीरो आएगा। और अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि जब तक तुम वर्क नहीं करोगे तो वर्क डन ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब घूमने जाओगे तो कोई वर्क नहीं होगा, और कोई वर्क नहीं होगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी नहीं आएगा। इसी बात को उसने दूसरी तरीके से लिखा है कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर 2 कंपोनेंट हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक कंपोनेंट इस साइड है, मान लो ई कॉस थीटा है, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर साइड है, मान लो ई साइन थीटा है, तो वो कंपोनेंट जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल है वो जीरो होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल कुछ होता ही नहीं है। तो मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके पैरेलल ये कंपोनेंट है, तो ये होगा ही नहीं, ऐसा ही बोलना चाहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसी को बोलने का दूसरा तरीका, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर नियरर द इक्विपोटेंशियल सरफेस स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि नियरर मतलब ऐसा कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा चाहते हो तो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास होनी चाहिए, ठीक है। तुम उसके पास नहीं होना चाहिए। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यदि पास हैं, पास हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये बोलना चाहता है। 2 इलेक्ट्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यदि पास हैं तो वहां पर इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब यहां से आप नोट करना चालू करें इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज। पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। नीचे ले रहा हूं और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक लिख लिया आपने, पॉज दबा दिया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस डेफिनेशन लिख ली, प्रॉपर्टीज लिख ली। नीचे ले रहा हूं मैं। यहां पे क्वेश्चन देखें, ये बताएं कि सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवन इन द फिगर। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये 20 वोल्ट की है, ये मान लो 30 वोल्ट की है। तो इस तरीके से इनका वोल्टेज है कुछ 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक सरफेस इक्विपोटेंशियल है, पूरी की पूरी सरफेस जो है वो क्या इक्विपोटेंशियल है, ये वाली। तो उसने पूछा है कि ये बताओ कि किन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ए पे ज़्यादा है, कि सी पे ज़्यादा है, कि बी पे ज़्यादा। बताइए किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है।
ए पे, बी पे, सी पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। अब ये देखो कि इसके और इसके बीच में गैप कम है, जबकि इसके और इसके बीच में गैप ज़्यादा है, और इसके और इसके बीच में तो सबसे ज़्यादा गैप है। तो जिसके बीच में सबसे कम गैप है वो ये है, सकरी गली, सकरा रास्ता, ठीक है, पतला रास्ता। तो ये वाला जो है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, पतला रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। आई बात समझ में? तो दो सरफेसेस पास पास हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पतली गली है, पतली गली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और सी पे उससे कम होगा। और ए की गली तो बहुत चौड़ी है, रोड है, तो पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की रोड है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, वो सबसे कम होगा। चौड़ा रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सी, फिर ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पास पास जितना होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ये सबसे पास है, फिर ये पास है, फिर ये पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखा जाता है। चलिए अब नीचे ले रहा हूँ मैं। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स बनाए हैं ये लिखने हैं, ठीक है। तो लिख लें इनको। एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये वही इक्विपोटेंशियल सरफेस के एग्जाम्पल है। तो इसमें पहला किसका है, पॉइंट चार्ज के कारण है, बना लें इसको, डायग्राम भी बनाया। फिर दूसरा लाइन चार्ज के कारण बनाया, और नीचे ले रहा हूं मैं। और तीसरा जो है वो बनाना है शीट चार्ज के कारण। ये मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया था कि ऐसा होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, बोतल के ब्रश जैसा, बोतल का ब्रश, दूध की बोतल का ब्रश, ठीक है। चलिए नीचे ले लूं। तो ये आपको समझ में आया इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शो करी हैं, 10 वोल्ट की, 20 वोल्ट की, 30 वोल्ट की। पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दो और ये भी बता दो कि वैल्यू क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी है, ये, ठीक है। ये वाली जो है वो पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 10 वोल्ट वाली। यहाँ पे हर पॉइंट पे 10 वोल्ट है। अब ये बेसिकली क्या है, ये सरफेस नहीं ऐसी प्लेन है, ये प्लेन फ्लैट सरफेस। इसके पहले बनाया था ना अपन ने, याद है वो, ये जो बनाया ना इसके ऊपर, ये ही है, ये प्लेन्स हैं। ये तो जैसे प्लेन्स है वैसे के वैसे ये सरफेसेस भी प्लेन्स है। ये यूं करके यूं पीछे भी है, लेकिन एक ही हिस्सा दिख रहा है सिर्फ आगे आगे का। जैसे कॉपी को ऊपर से देखो तो सिर्फ एक लाइन सी दिखेगी ना, इसी तरीके का। अब हमको ये बताना है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए एक सिंपल सी बात है, जिधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है उधर पोटेंशियल कम होता है। ये तो तुम्हें पता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है उधर पोटेंशियल कम होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उधर पोटेंशियल कम हो रहा होगा। तो अपन ने पहले भी लिखा है ये नोट, क्या नोट है वो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, in the direction of electric field potential decreases, पोटेंशियल कम हो जाता डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो जाता है, तो यहाँ पे देखो कि पोटेंशियल किधर कम हो रहा है, ये 10 40 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस डायरेक्शन में कम हो रहा है। आ रही बात समझ में?
किस डायरेक्शन में कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, इसका उल्टा। ठीक है, ये जो भी डायरेक्शन बन गया है इसके उल्टे डायरेक्शन में कम हो रहा है। ठीक है, इधर साइड पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट ले लेंगे, इसको घुमा देते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड कुछ आना चाहिए, जिधर साइड ये एरो बन रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो प्लेन है, ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है मतलब ये लाइन ऐसी भी नहीं आएगी, ये लाइन यूँ आएगी। ठीक है, तो इसका जो एरो बनेगा वो एरो कैसा बनना चाहिए, वो एरो इससे परपेंडिकुलर यानी यू में बनना चाहिए, यू। आ रही बात समझ में? ये एरो बनना चाहिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो सारी बातें सही हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे आ गई, आ रही है ना 90 डिग्री पे दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे आ रही है। अब आई क्या 90 डिग्री पे है, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो मैं बना देता हूँ 90 डिग्री, ताकि याद रहे कि ये 90 डिग्री है, इस प्लेन से 90 डिग्री पे आ रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता पड़ गया, वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो देखो ये 90 है, तो ये भी ये 30 डिग्री है। हमको बेसिकली क्या चाहिए, v इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारे पास, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dv बाई डी आर, यानी पोटेंशियल का चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस साइन ये सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, तो अगर मैं मॉड वैल्यू ले लूं तो ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल। dv का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, अपॉन dr का मतलब क्या है, डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस अकेला नहीं है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये वाला इतना। अब ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे इसने बोल रखा है कि इनके बीच की जो दूरियां हैं, कौन सी दूरियां, ये वाली जो दूरियां है ना, ये 20 सेंटीमीटर की, यानी कि 20 से 30 है, इसका मतलब ये दूरी 10 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ डिस्टेंस ले लूँ या फिर इसको ऊपर ले लूँ तो भी एक ही बात है। तो मैंने क्या किया कि इस एरो को ऊपर खिसका दिया, या चलो एरो एक और बना देता हूँ मैं, यहाँ से एक एरो और बना दिया। कैसा बनाऊँ मैं एरो, यूँ करके, अरे एरो कहाँ है भाई, ये रहा एरो, एरो यहाँ से बनेगा इस तरीके से। ठीक, अब इस एरो को थोड़ा सा खिसका के मैं सेट कर देता हूं इस एरो को। ये खिसक रहा है कि नहीं खिसक रहा, नहीं खिसक रहा है अपनी जगह से। ठीक है, ये एरो जो है हाथ से बना देता हूं, ये एरो ऐसा कुछ आएगा। इस पॉइंट पे बनाना था मुझे। अब देखो ये जो बन रहा है यहाँ पे, इसको उठा के मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। तो ये लाइन खींची मैंने सीधी एक, फिर एक लाइन जो है वो यूं जा ही रही थी ये, और दूसरी लाइन जो है वो यूं आ गई, और यहाँ कुछ एंगल लिखा हुआ है 30 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 है, और मुझे जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब ये चाहिए। ये अगर चाहिए तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गई, और हाइपोटेनियस का कॉस कंपोनेंट इधर आएगा h कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा h साइन थीटा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 10 साइन 30 है, और 10 साइन 30 की जो वैल्यू होती है होती है 10 इंटू 1/2, इसका मतलब 5 मीटर, सेंटीमीटर में तो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। यानी ये डिस्टेंस चाहिए था मुझे, ये वाला। तो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे डायग्राम से बना दिया है, ये लाइन है,
ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आया, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो ये डाल देंगे यहाँ पे। तो जो मॉड वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल कितने का चेंज हुआ, 20 का था 10 का हो गया, यानी 20 में से 10 माइनस कर दो, और कितने डिस्टेंस पे हो गया ये चेंज, तो ये जो चेंज हुआ ये 5 सेंटीमीटर में हुआ। वैसे यूं में 10 है, ऐसे में लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 5 सेंटीमीटर में हुआ, तो ऊपर आ गया 20 में से 10 गए तो 10 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब 2 आएगा इसका। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब अगर कोई बोले कि मीटर में करना, तो ठीक है मीटर में कर देते हैं। वोल्ट सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होता है, ऊपर चला गया तो हो जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लीजिए, दबाएं पॉज का बटन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओहो, पीछे का वीडियो लेके वहां से नोट कर लें, अगर ये मिट गया है तो यहाँ पे ये डायग्राम पीछे के वीडियो से नोट कर लें, और ये वाला जो है वो अब बना लें। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन उससे सरल है थोड़ा। इसमें ये बोला है कि सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी और सी। अब चूंकि सरफेसेस सीधी सीधी है तो आपको जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया था वो नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करा है कि ए पे पूछा है, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ -dV/dr। और अगर मैं इसकी सिर्फ मॉड वैल्यू पूछ रहा हूँ तो ये माइनस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मुझे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए पर, ठीक है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं लगाऊंगा ई का मॉड, इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसके लिए देखो पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, यानी कितने का अंतर हुआ, 20 - 10 डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस कितना चला वो, तो डिस्टेंस चला वो 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 और सेंटीमीटर, इसका मतलब 20 में से 10 गए तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है। या फिर उसको तुम बोल सकते हो इट इज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10⁻⁻² मीटर, यानी 100 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये किस पे आई, ए पे आई। अब अपन बी पे निकालें, तुम आसानी से निकाल पाओगे बी पे। बी पे यदि उसने पूछा है कि बी पे कितनी है, तो उसके लिए हम सिंपल बोलेंगे कि फॉर्मूला लगा दो, बी पे निकालना है तो। ठीक है, बी पे निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ई इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, मॉड वैल्यू। तो पोटेंशियल में कितने का चेंज हुआ भाई, 30 वोल्ट और 20 वोल्ट में अंतर कितने का आया, 30 - 20, और कितनी दूरी पे आया, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे आया। तो ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 40, और मीटर में किया तो 10⁻⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर था तो ये ऊपर से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला इससे 1/4, ऊपर 100 गया, नीचे 4 आ गया, तो ये आ गया 25, तो 25 वोल्ट पर मीटर। ठीक, उसके बाद सी नंबर पे आ जाए। सी नंबर वाले केस में वो पूछ रहा है कि भाई कितना है, तो मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ΔV अपॉन ΔD, विच इज इक्वल टू ΔV इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज, इसके और इसके बीच में, इट इज 50 - 30 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर, 200, तो ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 200 सेंटीमीटर का मीटर किया -2, क्योंकि सेंटीमीटर था। अब ये 20 × 100 ऊपर गया और नीचे 200 है ही ऑलरेडी, तो ये दोनों से दोनों कैंसिल होगा, तो ये 10 वोल्ट्स आएगा इसका, 10 वोल्ट्स पर मीटर। तो एक जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में है 10 वोल्ट पर मीटर, और अगर इसके पड़ोस के रीजन की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाला 25 वोल्ट पर मीटर, और इसके बाद की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपना 100 वोल्ट पर मीटर। अब तुमको वो वाली बात याद आई जो उस वक्त बताई गई थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते वक्त यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था ना कि इसके ऊपर है वो कि अगर लाइंस पास पास है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बता रहे थे ना अपन, क्योंकि ये सकरी गली थी और फिर ये मोटा हो गया था, पतली गली थी, तो हमने क्या बोल दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कम आ गया था मोटे रोड पे। तो यही का यही तो यहाँ पे हुआ, इस वाले केस में भी सेम ही हुआ ना। देखो इसकी जो रोड है वो कैसी है, पतली सी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आया 100 वोल्ट। रोड चौड़ी हो गई तो 25 हो गया, और चौड़ी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। तो जहाँ दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस तरीके से इस पर दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काटती नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे पूछा कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है इसका उल्टा आएगा, इधर साइड डायरेक्शन होगा उसको, ठीक है। ये मिटा दें, इधर से बनाते हैं ये डायरेक्शन, अरे ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन बनेगा यू। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है ना, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे पोटेंशियल कम होता है, तो वोल्टेज कम होता जा रहा है, इसका वोल्टेज कम होता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में वोल्टेज कम होता है। तो अगर किसी ने पूछा ये, और 100% सीधा सीधा, और यहाँ पे भी 90-90 एंगल बनाएगा ये, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी। क्लियर हुई बात? तो अब इसको भी नोट कर लें आप, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नोट कर लें। ठीक है, तो आज अपने को ये समझ में आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है और उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहीं पे बंद कर रहे हैं आज का लेक्चर, अगली क्लास में मिलेंगे।